कभी सोचा है कि नैतिकता की ये सारे नियम, ये सारे कायदे कानून आखिर हैं क्यों? मतलब ये जो सारी बातें हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाई जाती हैं, क्या ये सब सिर्फ एक जाल है? हम में से कई लोगों के मन में ये ख्याल तो आया ही होगा, है ना, कि अगर एक छोटा सा झूठ बोलने से हमारा काम फटाफट हो रहा है तो हमेशा सच बोलने की इतनी जिद क्यों? ये सवाल ये सीधा सीधा हमारी पारंपरिक नैतिकता को चुनौती देता है। और फिर ये सवाल भी तो है कि भाई, हमारी अपनी इच्छाएं हैं और दूसरी तरफ हैं समाज या धर्म के बनाए नियम। इनके बीच हमेशा एक टकराव सा रहता है। अगर कोई इच्छा हमारे अंदर से एकदम नेचुरली आ रही है तो उसे दबाने के लिए क्यों कहा जाता है? और यहीं पर आकर तो मामला और भी उलझ जाता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, नहीं? एक तरफ हमारे अंदर की प्राकृतिक इच्छाएं हैं और दूसरी तरफ हमसे उम्मीद की जाती है कि हम इन्हें दबा दें। अगर ये इच्छाएं बनाने वाले ने ही दी हैं तो फिर उन्हें पूरा करने पर वो नाराज क्यों होता है? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये अच्छा बनना और नैतिकता जैसी बातें सिर्फ एक धार्मिक जाल है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई न्यूरोसाइंस या बायोलॉजी का कोई ठोस कारण छुपा है? चलिए आज इसी गहरे विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें एक अलग ही रास्ता लेना होगा। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। और यकीन मानिए, ये शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। देखिए, एक बहुत ही सरल सा सिद्धांत है। हमारी चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस, उसका असली काम है नई चीजें सीखना। वो रोजमर्रा के काम चलाने के लिए नहीं है। जो काम हम रोज करते हैं, बार बार करते हैं, एक समय के बाद वो हमारी चेतना से निकलकर हमारी आदत बन जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है गाड़ी चलाना सीखना। सोचिए, जब कोई पहली बार गाड़ी सीखता है तो उसका पूरा ध्यान क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग हर चीज पर होता है। दिमाग थक जाता है। लेकिन एक बार जब वो सीख जाता है तो ये सब अपने आप होने लगता है। वो इंसान संगीत सुन सकता है, किसी से बात कर सकता है और गाड़ी चलती रहती है। वो मुश्किल काम अब एक आसान और चेतन आदत बन चुका है। और देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। इरविन श्रोडिंगर जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी चेतना को बिल्कुल एक टीचर की तरह देखा। एक ऐसा टीचर जो हमें तब तक सिखाता है जब तक हम वो चीज़ सीख नहीं जाते, और जैसे ही हम सीख जाते हैं वो टीचर पीछे हट जाता है और हमें वो काम अपने आप करने के लिए छोड़ देता है। अच्छा, अब इसी आइडिया को एक इंसान की जिंदगी से निकालकर पूरे मानव विकास के पैमाने पर देखते हैं, और यहीं से चीज़ें असल में दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। ये जो ऑटोमेशन की प्रक्रिया हमने गाड़ी चलाने में देखी ना, यही चीज़ विकास के लेवल पर भी हुई है। जो काम जिंदा रहने के लिए ज़रूरी थे और जिन्हें बार बार होना था, जैसे दिल का धड़कना या सांस लेना, लाखों सालों के विकास में वो काम अचेतन हो गए, मतलब ऑटोमैटिक हो गए। और यहीं से शुरू होता है हमारे अंदर का असली युद्ध। एक तरफ है हमारी आदिम इच्छाएं, हमारी पुरानी विरासत में मिली प्रोग्रामिंग, और दूसरी तरफ है हमारी नई विकसित हो रही चेतना। ये एक लड़ाई है अतीत और भविष्य के बीच की। देखिए, ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, ये कोई कमी या खराबी नहीं है। सच तो ये है कि यही लड़ाई विकास का असली इंजन है। हमारी आदिम इच्छाएं जैसे गुस्सा या लालच, ये हमारे पूर्वजों से मिले पुराने प्रोग्राम हैं। वो बस खुद को बचाना चाहते हैं। लेकिन हमारी चेतना, वो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ नया सीखना चाहती है, नई चुनौतियों का सामना करना चाहती है। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी लड़ाई का नैतिकता से क्या कनेक्शन है? खैर, पता ये चलता है कि दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं ने जो नैतिक नियम बनाए थे, वो सिर्फ यूं ही नहीं बना दिए गए थे। और जवाब हैरान करने वाला है। नैतिकता असल में कोई धार्मिक बोझ नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर के इस युद्ध को जीतने के लिए एक बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल हमारी चेतना, हमारी आदिम इच्छाओं पर काबू पाने और इंसानियत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए करती है। और इसी बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजी का सीधा कनेक्शन मानव प्रजाति की जबरदस्त सफलता से है। अपनी आदिम इच्छाओं पर काबू पाने की क्षमता की वजह से ही इंसान ने बड़े बड़े और जटिल समाज बनाए और आज इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली प्रजाति बन पाया। इसे समझने के लिए चलिए प्रकृति में झांकते हैं। चींटियों और मधुमक्खियों को देखिए। उनकी कॉलोनियां इतनी सफल क्यों हैं? क्योंकि वहां व्यक्तिगत अहंकार की कोई जगह नहीं है। हर एक सदस्य पूरे समूह की भलाई के लिए काम करता है।
यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू हुआ। अपने व्यक्तिगत अहंकार को काबू में रखकर एक समाज या राष्ट्र के लिए काम करने की क्षमता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो ये सब पुरानी बातें, ये बायोलॉजी आज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि हम सब इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, विकास की प्रक्रिया रुकी नहीं है। बस अब वो शारीरिक नहीं रही, अब वो हमारी चेतना, हमारे नैतिक विकल्पों के दायरे में आ गई है। इंसानियत का असली विकास अब हमारे फैसलों में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हर छोटा रोज़मर्रा का नैतिक फैसला असल में इस महान विकास की प्रक्रिया में एक सीधी भागीदारी है। जब भी कोई अपनी किसी आदिम इच्छा जैसे गुस्सा या लालच के खिलाफ जाकर सही का चुनाव करता है, तो वो सिर्फ एक अच्छा काम नहीं कर रहा होता, वो असल में मानव विकास में अपना योगदान दे रहा होता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, अगर हमारा हर नैतिक चुनाव हमारी पूरी प्रजाति को एक नया आकार दे रहा है, तो हम सब मिलकर किस तरह का इंसान बनाने में मदद कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, ये पूरी इंसानियत के भविष्य को आकार देने के बारे में है। सोचने वाली बात है।